दोस्तों, इंसान एक ऐसी खोजी प्रवृत्ति का जीव है जो हमेशा हर वक्त ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। आज से 45 साल पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में कुछ ऐसा आया कि आखिर हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों पर और सौरमंडल सोलर सिस्टम की बाउंड्री के बाहर क्या है। इसी सवाल के उत्तर जानने की जिज्ञासा में वैज्ञानिकों ने एक अंतरिक्ष यान तैयार किया जिसका नाम था वॉयेजर 2। आज से 45 साल पहले शुरू हुई यात्रा यह आज भी ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जारी है। इस अंतरिक्ष यान ने हम इंसानों के लिए जो काम किया है, इसके योगदान को हम इंसानी सभ्यता कभी नहीं भूल सकते। इसने अपनी यात्रा पृथ्वी से शुरू करके सौरमंडल के कई सारे ग्रहों के करीब से होकर इसने वहां की कई सारी रियल तस्वीरें भेजी। आज यह अनजान मुसाफिर सौरमंडल की बाउंड्री से बाहर अरबों किलोमीटर दूर कहीं पर रिसर्च कर रहा है। तो चलिए आज चलते हैं सौरमंडल से बाहर वॉयेजर 2 के साथ और जानते हैं कि वह वॉयेजर 2 ने अपनी पूरी जर्नी में क्या देखा था। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, तारीख थी 20 अगस्त 1977। अमेरिका की एजेंसी नासा ने एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से रवाना किया जिसको ब्रह्मांड में बहुत लंबा रास्ता तय करना था। जब पृथ्वी से रवाना हुआ था तब इसका मकसद सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके वैज्ञानिकों तक पहुंचाना था। साथ ही उन ग्रहों की तस्वीरें भी खींचकर पहली बार हम तक पहुंचाना था। और यह अंतरिक्ष यान अपने पूरे जज्बे के साथ अंतरिक्ष के इस लंबे सफर की ओर चल पड़ा था। अंतरिक्ष यान काफी हद तक अपने भाई वॉयेजर 1 की तरह ही था, लेकिन इसके साथ ही इसके रास्ते पर एक रूट वॉयेजर 1 से डिफरेंट होने के साथ थोड़ा स्लो भी है। इसे स्लो रखने की वजह सौरमंडल के बाहरी ग्रह यूरेनस और नेपच्यून थे, ताकि अंतरिक्ष यान इन दोनों ग्रहों पर बड़ा ही आराम से पहुंच सके। इस अंतरिक्ष यान की यात्रा के दौरान जब उसके रास्ते में सैटर्न प्लेनेट आया तो उसकी ग्रेविटी के कारण इसने अपने यात्रा यूरेनस की ओर मोड़ दी। दोस्तों, यह अंतरिक्ष यान यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचकर उनकी स्टडी करने वाला पहला यान था। इस अंतरिक्ष मुसाफिर ने अपनी यात्रा के दौरान एक स्पेशल प्लेनेटरी सिचुएशन का बेनिफिट उठाया था। इस सिचुएशन में सभी प्लेनेट एक सरल रेखा में होते हैं। इसी प्रकार की स्थिति प्रत्येक 176 साल में एक बार आती है। इस कारण इस अंतरिक्ष यान को काफी एनर्जी की बचत हुई और इसने ग्रहों की ग्रेविटी का उपयोग करके अपनी यात्रा को आसान बना लिया। करीब 2 साल की लंबी यात्रा करने के बाद यह अंतरिक्ष यान 9 जुलाई 1979 जुपिटर के नजदीक पहुंचा और उसने वहां से जुपिटर के कुछ वलयों की खोज की। इसके जरिए जुपिटर के मून आयो के कुछ फुटेज हमारे वैज्ञानिकों के हाथ लगे, जिसमें हमें वहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता लगा। पहली बार हम किसी अंतरिक्ष पिंड पर ज्वालामुखी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह को कई दशकों से दूरबीन और आंखों के माध्यम से देख रहे थे, लेकिन वॉयेजर ने जुपिटर ग्रह की कई आश्चर्यजनक तस्वीरें हम तक पहुंचाई, जिनमें हमें विशालकाय लाल धब्बा नजर आ रहा था, जो कि जुपिटर पर चलने वाला एक बहुत ही बड़ा तूफान है। इसके साथ ही जुपिटर पर कई छोटे छोटे तूफान होने के भी संकेत मिले। जब यह जुपिटर के पास से गुजरा तो उसने वहां की 17,000 तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। अपनी खोजबीन के दौरान अंतरिक्ष यान ने जुपिटर के कई चंद्रमाओं की खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाई। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खोज जुपिटर के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी थे, जिससे निकलने वाला लावा और धुआं सतह से 300 किलोमीटर तक अधिकतम गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर उठ रहा था। इस वॉल्केनो से निकलने वाले पदार्थ गंधक, ऑक्सीजन, सोडियम जुपिटर ग्रहों से लाखों किलोमीटर दूर तक पाए गए हैं। गैनीमेड, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा है, वॉयेजर 2 ने जाते वक्त उसकी सतह पर 2 तरह के मैदान अपने कैमरे में कैद किए। एक क्रेटर यानी खड्डों से भरा हुआ और दूसरे भाग में कई सारे पहाड़ थे। यहाँ से अपनी खोजबीन के बाद यह अंतरिक्ष यान शनि ग्रह की ओर रवाना हो चुका था। काफी दूरी तय करने के बाद वॉयेजर 2 25 अगस्त 1981 को शनि ग्रह के निकट पहुंचा था। सैटर्न प्लैनेट के पीछे रहते हुए वॉयेजर 2 ने सैटर्न के बाहरी एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर और डेंसिटी को मापा था। इसके साथ ही शनि ग्रह के कई चंद्रमाओं की तस्वीरें हम तक पहुंची। इसके बाद ही अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चला था। इसकी अगली मंजिल यूरेनस प्लैनेट था। इसके बाद 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस के करीब पहुंच चुका था। वहां रहते हुए इस अंतरिक्ष यान ने यूरेनस के 10 नए चंद्रमाओं की खोज की। अधिकतर नए चंद्रमा आकार में छोटे हैं। यह खोज अपने आप में एक अहम खोज थी। साथ ही यहाँ के वातावरण और इसके वलयों का करीब से अध्ययन किया, जिसमें इसने यूरेनस के 2 नए रिंग्स की खोज की। यूरेनस के 5 बड़े चंद्रमाओं में से सबसे अंदरूनी मिरांडा नामक चंद्रमा पर 20 किलोमीटर गहरी नहरें पाई गई, जो भूगर्भीय हलचलों से बनी हैं। इसके बाद यह मुसाफिर अपनी अगली मंजिल की ओर चल पड़ा, जो कि नेपच्यून प्लैनेट था। काफी टाइम अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद यह यान 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून के पास पहुंचा। अब यह यान सौरमंडल के अंतिम छोर पर मौजूद इस अद्भुत दुनिया पर आ गया था। धरती से ली गई अब तक की तस्वीरों में नेपच्यून काफी छोटा और धुंधला नजर आ रहा था, मगर जब इसे पास से देखा गया तो एक नई चीज सामने आई।
वॉयजर ने नेपच्यून प्लेनेट पर बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के जैसा विशाल गहरा धब्बा देखा। पहले इसे एक बादल समझा गया, लेकिन असल में यह बादलों से एक बड़ा छेद है। इसके बाद वॉयजर ने नेपच्यून के मून ट्राइटन का भी अध्ययन किया। इसके बाद इस अंतरिक्षयान का ग्रहों की स्टडी का अभियान पूरा हो चुका था। कुछ दिन सौरमंडल की बाउंड्री पर सोचने के बाद इसने सौरमंडल से बाहर जाने का फैसला किया। दोस्तों, सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फीयर और इसकी सीमा के बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी ISM कहा जाता है। इस अंतरिक्षयान ने साल 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। इस समय तक इसके 11 उपकरण काम कर रहे थे। आज केवल इस अंतरिक्ष मुसाफिर के 4 ही उपकरण काम कर रहे हैं। बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स को एनर्जी बचाने के लिए बंद कर दिया गया, और जो आज वॉयजर के 4 इंस्ट्रूमेंट चालू हैं, इनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े डाटा को इकट्ठा करने के लिए, सोलर विंड से जुड़े डाटा को इकट्ठा करने और कॉस्मिक रेस के डेटा को इकट्ठा करना है। एक साथ ही उन डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। आज इसको ब्रह्मांड में यात्रा करते हुए 45 साल 7 महीने और 30 दिन हो चुके हैं और पृथ्वी से करीब 133.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूरी पर मौजूद है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसी दूरी को कहा जाता है जो सूरज और पृथ्वी के बीच है, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर, जहां से सिग्नल आने में करीब दिन और रात लग जाते हैं और सिग्नल को जाने में 1 दिन और रात का समय लगता है। आज भी वॉयजर यान के सेंसिटिव एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। इसके बाद वॉयजर अंतरिक्षयान 20 वोट का एक सिग्नल हमारी पृथ्वी की ओर सेंड करता है, जो इस घोर अंतरिक्ष में यात्रा करता हुआ कमजोर पड़ जाता है। और जब तक यह सिग्नल हमारी पृथ्वी तक आता है, तब इसे डिटेक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी काफी कमजोर हो जाती है। इसके लिए वैज्ञानिकों को कई सारे एंटीना के एक डीप नेटवर्क का प्रयोग करना पड़ता है, और इन्हीं मजबूत एंटीना के नेटवर्क के जरिए इससे अभी तक हम कांटेक्ट कर पाए हैं। आज वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों ही सौरमंडल से बाहर हैं। आज अगर उनका कैमरा ऑन कर दिया जाए तो वहां पर घोर अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। 45 सालों से अलग अलग प्रकार के वातावरण में यात्रा करने के चलते यह अंतरिक्षयान अब बूढ़ा हो चला है, जो कि अपनी उम्र के लास्ट दिनों में चल रहा है, क्योंकि अब इसकी बैटरी भी काफी कमजोर पड़ चुकी है। यह अंतरिक्षयान प्लूटोनियम से पावर्ड बैटरी की मदद से अपने आप को काम पर लगाए रखे है, जो प्लूटोनियम के डीके से पैदा होती है हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पिछले 45 साल से यह बैटरी इन अंतरिक्षयान को इस भयानक वातावरण में जिंदा रखी है। अब यह अंतरिक्षयान पृथ्वी से रवाना हुआ था, उस टाइम इसमें लगी है बैटरी 740 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पावर से लैस थी, लेकिन आज प्लूटोनियम के डीके होने के कारण और अपने 45 सालों के लंबे वर्किंग पीरियड की वजह से इसकी क्षमता अब घट गई है और इसकी क्षमता 200 वॉट ही रह गई है। जैसे जैसे यह अंतरिक्षयान समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी से दूर जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वॉयजर अंतरिक्षयान के साथ संपर्क स्थापित करने का समय भी बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इसका सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते काफी कमजोर होता जा रहा है और डेटा रेट काफी स्लो है। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते कि आने वाले 2025 तक वॉयजर की बैटरी पावर सप्लाई कम कर देगी, जिस कारण उसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और उसमें लगे उपकरण के बाद बंद होने से वॉयजर का संपर्क हमेशा हमेशा के लिए हमसे टूट जाएगा। 2025 का साल हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम इसे कभी भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि संपर्क टूटने के बाद भी अंतरिक्ष में ऐसे ही आगे की ओर जाता रहेगा। और आपको पता ही है कि हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी सौरमंडल हमसे 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, लेकिन वहां तक इसे पहुंचने में अरबों सालों का समय लग जाएगा। शायद उससे पहले उसे कोई एलियन सभ्यता कैच कर ले। दोस्तों, इस अंतरिक्षयान ने जो वैज्ञानिक जगत में अपनी उपलब्धियों को दर्ज कराया है, उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। जो कार्य एक इंसान नहीं कर सकता, वह कार्य इस अंतरिक्षयान ने कर दिखाया है। बड़ा दुख होता है जब हमें छोड़कर जाएगा, ये हमें पता लगता है। आप इस अंतरिक्ष मुसाफिर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और फ्यूचर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।